हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज से हॉस्टल वार्डन के लिए हम नया अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो होने वाला है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जो कि 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में, हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में बाल मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान इस विषय के ऊपर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 10 मार्क्स के 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो इसका सिलेबस है बहुत ही छोटा सा है। देखिए क्या होता है, मैंने आपसे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिस्कशन किया था कि क्या चीजें, जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो कौन सा कितने मार्क्स का आएगा। जैसे कि कंप्यूटर 30 अंकों के 30 प्रश्न आने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों 5-5 अंकों के 5 प्रश्न आएंगे। गणित आपका 25 मार्क्स का आएगा। सामान्य ज्ञान 15, और जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भी 5 मार्क्स के आएंगे। छत्तीसगढ़ की जो सामान्य जानकारी है वो भी 5 मार्क्स की आएगी। उसके अलावा बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो मीडियम के बच्चे हैं उनके हिसाब से ही मैंने इसे तैयार किया है, और मैं उसे बताऊंगी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें 10 मार्क्स के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जीएस में आपका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, और मार्क्स 15 मार्क्स है। इसमें आपका टॉपिक उतना ज्यादा नहीं है, तो आप कम समय में इसको, जो 10 क्वेश्चन है, इसके 10 मार्क्स हैं, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इसलिए हमारी संस्था के द्वारा फ्री में लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, बनाए जा रहे हैं यूट्यूब पर, जो अपलोड होंगे। दो चीजों के ऊपर, एक कंप्यूटर है और दूसरा है कंप्यूटर एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, उस फॉर्म में कंप्यूटर कवर करूंगी मैं, और दूसरा है बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। तो एक बार हम इससे रिलेटेड जो इसका सिलेबस है हम वो डिस्कशन कर लेते हैं, और फिर आज से ही हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। चलिए, ठीक है। देखिए, बाल मनोविज्ञान ये है 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। ठीक, इसके अंदर जो चीजें आपको पढ़नी है, सबसे पहला है वो शिक्षा एवं मनोविज्ञान। शिक्षा एवं मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान और शिक्षा का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। ठीक है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। दूसरी चीज जो आपको पढ़नी है वो हो जाएगा बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। 2 मिनट हम बस इसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आज से ही टॉपिक शुरू करूंगी। तो बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें से पूछे। देखिए, 5 टॉपिक हैं और 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, यानी कि हर टॉपिक से आपको 2-2 मार्क्स। हम ये सोच सकते हैं कि हर क्वेश्चन, जो टॉपिक है, उससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, और चौथा है सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व विभिन्नता। देखिए, हर व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, व्यक्तित्व विभिन्नता, भिन्नता। ठीक है, सब व्यक्ति, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम जिसे कहते हैं, सब एक दूसरे से। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श यानी काउंसलिंग, गाइडेंस एवं काउंसलिंग। ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श। तो हम ये समझ सकते हैं कि 5 मार्क्स के 5, सॉरी, 5 टॉपिक जो है उसमें 2-2 मार्क्स के भी पूछे जाए अगर क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक, तो हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सभी टॉपिक को मैं बहुत बड़ा उसको डिटेल में नहीं बताऊंगी कि बहुत आपको हार्ड वर्ड्स, क्योंकि मैंने देखा है क्या होता है कि हम इतना सिलेबस को या जो टॉपिक है उसको इतना बड़ा बताते हैं, जिससे ये लगे कि ना कि बहुत हम डीप में पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। देखिए, आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी भी विषय में। आपको उस चीज को ऐसे पढ़ना है कि आपको वहां पे मार्क्स मिल सके। ठीक है, बराबर है। तो आपको वो चीज ऐसी पढ़नी है कि आप मार्क्स ऑब्टेन कर सके, उसमें से आप मार्क्स ले सके। ठीक, अगर ये जो टॉपिक है, ये सब कुछ ना आपके सी टेट के लिए भी जरूरी है। जो सीजी टेट होता है, सी टेट होता है, उसके अलावा जो शिक्षक भर्ती अभी आएगी उसके लिए भी जरूरी है। तो अभी के लिए बस नहीं है, हॉस्टल वार्डन के लिए ये सब कुछ जरूरी है। आपके आगे वाले जो आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए भी जरूरी है। इसीलिए आप जो जो मैं टॉपिक अभी पढ़ाते जा रही हूँ उसे आप समझिए अच्छे से, आप नोट्स बनाइए। बहुत इजी लैंग्वेज में जितना हो सके मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगी। ठीक है, सबसे पहले हमारा शिक्षा एवं मनोविज्ञान यानी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। जनरली मैं ये नहीं बोलती हूँ, बट जैसे कि ये फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं अभी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभकारी साबित हो, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। अगर आपको लगे कि वीडियो इंफॉर्मेटिव है,
तो लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के जो भी वीडियोस हैं, जो और भी हमारे टीचर्स हैं, सभी जुड़े हुए हैं आपके साथ, फॉलो करिएगा हमारे इस चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। सबसे जो पहला टॉपिक है आपका शिक्षा एवं मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। ठीक, चलिए सबसे पहला आज ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसके ऊपर एमसीक्यू लेके आऊंगी। तो एक टॉपिक फिर उसमें हम एमसीक्यू कर लिए, या पहले हम सभी को कंप्लीट करेंगे फिर एमसीक्यू पढ़ लेंगे। तो जैसा भी आप मुझे बताइएगा कि अगर एक टॉपिक पढ़ना है फिर उसी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है वो सॉल्व करें, डायरेक्ट ऐसे करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, तो आप जरूर शेयर करिएगा अपना फीडबैक। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम बिना देरी किए। सबसे पहले शिक्षा एवं मनोविज्ञान। क्या होता है शिक्षा एवं मनोविज्ञान? जो पहला हमारा टॉपिक है बाल मनोविज्ञान के अंदर में ही, वही है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान क्या कौन कौन सी चीजें, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में इसे बताने की कोशिश करूंगी, मैं एकदम हार्ड उसको नहीं लेके जाऊंगी। ठीक, ताकि आप इजीली समझ सकें और उसे याद करें। नोट्स आप प्रॉपर बनाते जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन हाँ, जब आप उस नोट्स को देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपको वो चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएगी। ठीक, चलिए शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। अब देखिए, ये जो वर्ड है ये दो चीजों से मिलकर बना है, आपको दिख ही रहा होगा, एक है शिक्षा और एक है मनोविज्ञान। ठीक, अब शिक्षा और मनोविज्ञान, इसे पढ़ने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि शिक्षा क्या होती है और मनोविज्ञान क्या होता है। ठीक, अगर आपको जैसे हमें ये लगता है कि शिक्षा, अच्छा ये तो मुझे पता है, एजुकेशन, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी तो पता है, तो ऐसा नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा ना। आपको पर्सनली इंडिविजुअली पहले मनोविज्ञान को भी पढ़ना है, शिक्षा को पढ़ना है, फिर दोनों का अर्थ क्या है ये मिक्स, ये भी हम पढ़ेंगे। तो एक सीक्वेंस, प्रॉपर सिस्टमेटिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी दो चीजों से लेके बनी हुई है। पहला वर्ड है एजुकेशन, दूसरा वर्ड है साइकोलॉजी, जिसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। अब इस जो शिक्षा मनोविज्ञान, ये जो शिक्षा और मनोविज्ञान, ये जो दो शब्द है, उनका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? शिक्षा से संबंधी जो मनोविज्ञान है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान क्या होता है और शिक्षा क्या होती है, फिर हम दोनों को मिक्स करेंगे कि अच्छा वो है क्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, ये मैं आपके फायदे के लिए ही बोल रही हूँ। पूरी वीडियो लगातार बने रहिएगा, कंप्लीट करिएगा नोट्स को इसमें। ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट इसमें मैं बताती जाऊंगी। तो देखिए, शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा तथा मानव व्यवहार के अंतः संबंधों के अध्ययन से है। अध्ययन से है मतलब हम इसमें किस चीज की पढ़ाई करते हैं? शिक्षा तथा मानव व्यवहार के उनके इंटर रिलेटेड। जैसे कि देखिए, ये शिक्षा है और ये मानव व्यवहार मतलब मनोविज्ञान, मनोविज्ञान किससे रिलेटेड हो गया? मानव व्यवहार से रिलेटेड हो गया। ठीक, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ना है शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मनोविज्ञान क्या है। बहुत ही बेसिक सा एक चीज आपको याद रखना है कि जो मनोविज्ञान है, ये जो जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे साइकोलॉजी, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एक्चुअली देखिए, ये चीज याद रखिएगा कि एग्जाम में ग्रीक देख दिया होगा ऑप्शन में, या तो अगर ग्रीक नहीं दिया है तो लैटिन लिखा होगा, लैटिन शब्द, दोनों में से कोई एक शब्द लिखा होगा। ठीक है, जनरली जब पूछता है तो आंसर ग्रीक ही होगा, लेकिन क्या है कि ये दो अलग अलग शब्दों से बना है, जिसमें से इसका अर्थ ये लैटिन शब्द है। तो अगर ग्रीक नहीं दिया है तो दूसरा ऑप्शन फिर लैटिन दिया रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है वो कौन से शब्द से बनी है? दो शब्द से बनी है, साइकी एंड लोगोस। ठीक है, साइकी एंड लोगोस से मिलकर बनी हुई है। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा। मतलब ये जो साइकी वर्ड है उसका अर्थ क्या है? आत्मा। ठीक है, यानी कि आत्मा, यानी कि इंग्लिश में हम बोलेंगे उसे सोल। ठीक, तो जो साइकी वर्ड है वो किसके लिए स्टैंड हुआ? वो इसका अर्थ क्या हुआ? सोल के लिए। ग्रीक भाषा है, ठीक है, उसके दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, साइकी और लोगोस। तो जो साइकी है उसका अर्थ होता है आत्मा, यानी कि सोल। जो लोगस है, ठीक है, उसका अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि उस चीज का अध्ययन करना, पढ़ाई करना। तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टडी। क्या बोलेंगे? स्टडी। तो अगर मैं दोनों को मिक्स कर लूं तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ सोल। किसका स्टडी? सोल, आत्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय।
तो मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन, क्योंकि ये जो दो वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है, एक आत्मा और एक अध्ययन। लोगस मतलब कि अध्ययन यानी कि स्टडी, साइकी मतलब कि आत्मा यानी कि सोल। तो मैं इसे कन्वर्ट कर सकती हूँ कि स्टडी ऑफ सोल यानी कि आत्मा का अध्ययन। तो मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला ऐसा विषय जो किसके बारे में अध्ययन करे, आत्मा का अध्ययन करे, इस विषय ऐसा विषय है। ये किसके द्वारा बोला गया था, प्लेटो और अरस्तु के द्वारा बोला गया था। ठीक है, किसके किसके द्वारा, प्लेटो और अरस्तु। प्लूटो मत बोलिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्लेटो एंड अरस्तु, इंग्लिश में ये ऐसा लिखा होता है। ठीक, प्लेटो एवं अरस्तु के द्वारा बोला गया है। इसका अर्थ यही है, आत्मा एवं अध्ययन। हम धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरीके से इसमें चेंज आया, बदलाव आया था। सबसे पहले अगर बोला जाए कि मनोविज्ञान को क्या कहा गया, किस चीज का विज्ञान कहा गया, तो आत्मा का अध्ययन करने वाला। सबसे पहले हो जाएगा आत्मा। दूसरे चरण में आता है कि वो मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, इसे खारिज कर दिया गया बाद में जाके, और क्या कहा गया कि वो मन का अध्ययन करने वाला है। तो ऐसे करके 4 चरण बनाए गए। ठीक है, ऐसे करके 4 चरण थे शुरुआत से लेके। ये जो मॉडर्न आज के जमाने का है उसे हम क्या बोलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत किससे हुई, ये आपको समझ में आ गया। और शुरुआत कैसे हुई, साइकी, दो अर्थ थे, एक साइकी और एक लोगस। साइकी का अर्थ आत्मा होता है, लोगस का अर्थ अध्ययन होता है। कभी कभी इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जा चुके हैं। ठीक, अब उसमें से जो प्लेटो और अरस्तु थे, जो कि खुद क्या थे, ये अरस्तु क्या थे, प्लेटो के ही शिष्य थे। तो इन दोनों का क्या मानना था कि मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय बताया गया, यानी कि साइंस ऑफ सोल। तो इस जो स्लाइड में हम अभी क्या पढ़े कि मनोविज्ञान किस वर्ड से बना है, आत्मा और अध्ययन। तो इसे क्या कहा गया पहले चरण में कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय है, यानी कि साइंस ऑफ सोल। तो पहले मैं ये लिख सकती हूँ, साइंस ऑफ सोल। पहले इसे ये कहा गया, क्या कहा गया, साइंस ऑफ सोल। मैं इसे रिवाइज भी करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो पहला वाला जो था वो आपका है साइंस ऑफ सोल। याद रखिएगा, शुरुआत में जो फिलोसॉफी है उसी का ब्रांच था ये मनोविज्ञान, यानी कि दर्शन शास्त्र। जो ये मनोविज्ञान है, शुरुआती दौर में जो मनोविज्ञान है, ये खुद के लिए एक स्वतंत्र ब्रांच नहीं हो कि किसके अंदर आता था, दर्शन शास्त्र के अंदर आता था, यानी कि फिलोसॉफी के अंदर आता था, फिलोसॉफी के अंदर आता था। याद रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। दर्शन शास्त्र के अंदर शुरुआत में फिलोसॉफी का ही ये ब्रांच था, उसी की ये शाखा थी, क्या, मनोविज्ञान। शुरुआत में किसकी शाखा थी, दर्शन शास्त्र की शाखा थी, यानी कि फिलोसॉफी की शाखा थी ये। ठीक है, याद रहेगा। बाद में धीरे धीरे इस पे वर्क किया गया, काम किया गया एक्सपेरिमेंट्स पे, और स्वतंत्र इसको एक ब्रांच मिला, साइकोलॉजी का दर्जा मिला। शुरुआत में जो साइकोलॉजी थी, जैसे कि क्या होता है साइंस के अंदर अलग अलग फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है। ठीक है, ये सारी चीजें साइंस के अंदर आती है। तो उसी तरीके से फिलोसॉफी जो सब्जेक्ट है उसकी अलग अलग ब्रांच थी। ठीक है, तो फिलोसॉफी का ही ब्रांच क्या था, साइकोलॉजी था। बाद में इस पे जब काम करना शुरू हुआ तब इसे अलग से स्वतंत्र दर्जा मिला मनोविज्ञान का। तो क्या क्या चीज आपने यहाँ पे समझा कि फिलोसॉफी का ही ब्रांच था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये मैं एमसीक्यू में करवाऊंगी, आपको इसका आंसर फिर याद होना चाहिए कि शुरुआत में ये दर्शन शास्त्र का ही ब्रांच था, फिलोसॉफी का ही ब्रांच था। दूसरा, कौन कौन दो वर्ड से बना है और उसका अर्थ क्या होता है। तीसरा, आत्मा का अध्ययन करने वाला बताया गया, और किसने इसे बताया, अरस्तु और प्लेटो ने बताया था इसे। अगली चीज जो आपको पढ़नी है, देखिए क्या था, प्लेटो और अरस्तु जो कि ग्रीक के ही फिलोसोफर थे, ग्रीक के ही दर्शन शास्त्र इनका ये विषय था। तो जो ये क्या मानते थे कि आत्मा का विषय जो साइकोलॉजी है वो क्या है, मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का अध्ययन करने वाला, हमारी आत्मा को पढ़ने वाला विषय है ये। लेकिन जैसा कि आत्मा क्या है, आध्यात्मिक है, इसे आप क्या छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं, आत्मा को देखा या छुआ नहीं जा सकता। तो जब आप किसी चीज को देख ही नहीं सकते हैं तो इस पे आप वैज्ञानिक प्रयोग कैसे करेंगे, है ना, ये तो विज्ञान का ही ब्रांच हो गया। तो जब आप किसी चीज पे प्रयोग, विज्ञान क्या है, एक्सपेरिमेंट्स पे ही तो बना है। तो जब तक आप किसी चीज पे प्रयोग, वैज्ञानिक प्रयोग नहीं कर सकते, आप उसके मेथड कैसे बना पाएंगे, ठीक है, कैसे उसके फॉर्मूलाज या रूल्स हम बना सकते हैं, नियम सिद्धांत कैसे बना सकते हैं, जब तक कि हम उसकी वैज्ञानिक प्रयोग नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर। तो इसीलिए इसको धीरे धीरे खारिज कर दिया गया। और सेकंड जो दूसरा चरण इस पे आता है वो आया मन का अध्ययन, यानी ये साइंस था किस चीज का, माइंड का, साइंस ऑफ माइंड, उसका अध्ययन के बारे में, साइंस ऑफ माइंड। पहला क्या था, आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय। ठीक है, आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय पहला था। दूसरा जो आया वो मन का अध्ययन करने वाला, मतलब साइंस ऑफ माइंड, मन के विज्ञान का अध्ययन करने वाला। ठीक है, मन के विज्ञान, ये आत्मा वाला हो गया, आत्मा का अध्ययन, साइंस ऑफ सोल। दूसरा साइंस ऑफ माइंड आएगा, मन का अध्ययन कहा गया। अब ये किसने किसने कहा, तो देखिए जब
17th 18th 17वीं और 18वीं शताब्दी में, यानी कि 17 18 सेंचुरी के जो फिलोसोफर्स थे, उनमें सबसे कॉमन नाम किसका है? लिबनिस थे, हॉब्स थे, लॉक थे, कैंट थे और ह्यूम थे। ठीक है, एक और आते हैं पेम्पोलॉजी रूल्स। ठीक है, ये आते हैं। तो ये सारे जो थे वो किस क्या चीज मानते थे कि ये मन के विज्ञान, मन के विज्ञान, ठीक है, यानी साइंस ऑफ माइंड, उसका अध्ययन है ये, ना कि आत्मा का नहीं है। मन का अध्ययन करते हैं हम किसमें? साइकोलॉजी में। तो ये मन का विज्ञान, उसका अध्ययन है, साइंस ऑफ माइंड का अध्ययन है, ये कहा गया। ठीक है, किसके किसके इस विचार का समर्थन किसने किया? मैं इसमें हिंदी में भी लिख देती हूँ। हॉब्स ने, जॉन लॉक ने, ह्यूम हो गया, ह्यूम थे, HUME, ह्यूम। ठीक है, और हाँ, लिबनिस थे। ठीक है, हाँ, लिबनिस थे। ठीक है, तो इन्होंने इन्होंने क्या किया? ये माना कि इसे आत्मा नहीं बल्कि क्या मानना चाहिए? मन का अध्ययन। ठीक है, साइंस ऑफ माइंड मानना चाहिए, क्योंकि साइकी का अर्थ, फिर इन्होंने बताया कि साइकी का अर्थ मन माना जाने लगा बाद में। ठीक है, साइकी यानी कि मन, जो हमारा मन है, माइंड है, उसका। तो इसीलिए साइकोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? मन का अध्ययन, यानी कि मन के विज्ञान का अध्ययन करना, साइंस ऑफ माइंड। ये चीज मेनली किसके द्वारा की गई थी? जो इमैनुअल कैंट है, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, उनके द्वारा, जर्मन फिलोसोफर्स थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि साइंस ऑफ माइंड है, बेसिकली इन्होंने कहा था। और इसे किसने समर्थन दिया? हॉब्स ने, जॉन लॉक ने, ह्यूम ने समर्थन दिया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मा का अध्ययन, ये चीज कौन बताता है? प्लेटो और अरस्तु बताते हैं। माइंड वाला दे देगा आपको ऑप्शन कि ये कौन, कि इन्होंने इसका समर्थन किया था इस विचार का, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, तो वो आपको याद रखना है। जरूरी नहीं है आपको एक बार में याद हो जाए, मैंने बताया तुरंत आप नहीं, आप हो सकता है मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ आ गया, आप उस नोट्स को पढ़ेंगे और हम जब MCQ करेंगे तो आप उसको अच्छे से समझिएगा, रिवाइज करिएगा, तो आपको धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो उसका सेकंड चरण आया, दूसरा चरण आया, जिसमें साइंस ऑफ माइंड कहा गया, यानी कि मन के विज्ञान इसे कहा गया, उसे कौन कौन समर्थन करता था? लिबनिस ने किया, हॉब्स ने किया, जॉन लॉक ने किया, ह्यूम ने किया, कंट ने किया और पोम्पोलॉजी ने किया था। लेकिन जर्मन फिलोसोफर जो कैंट थे, ये इमेन्युअल कैंट, उन्होंने बेसिकली कहा था कि ये साइंस ऑफ माइंड है, यानी मन का अध्ययन है। इन्होंने कहा था कि साइकी का अर्थ क्या होता है? मन होता है, इसीलिए इसका विषय वस्तु क्या होगा? मन होगा। जब इसका अर्थ मन हो गया तो इसका विषय वस्तु क्या होगा? मन होगा। ठीक, इसीलिए साइकोलॉजी को अब क्या मानने जाने लगा? मन के अध्ययन का विज्ञान। किस प्रकार का विज्ञान? मन के अध्ययन का विज्ञान। ठीक है, मन के अध्ययन का विज्ञान माना गया। लगभग 1870 तक इसे यही माना गया कि ये मन का अध्ययन है, और फिलोसॉफी का ही ब्रांच ये बनी रही। अभी भी इसको अलग से ब्रांच नहीं मिला, अभी भी इसको अलग से ये ब्रांच नहीं मिला, अभी भी ये फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र का ही ये ब्रांच बना रहा। लेकिन देखिए, इसमें फिर आपको ये समझ में आ जाएगा बाद में कि इसे भी खारिज कर दिया गया। क्यों? उसके पहले हम एक बार ये पढ़ लेते हैं जो मैंने अभी स्लाइड में लिखा है, कि मनोविज्ञान को एक अलग विषय में स्थापित किया गया। मनोविज्ञान को देखिए क्या हुआ 1879 में, 1879 में, ये ना आपके तीसरे वाले चरण में आएगा। ठीक है, इसको अभी आप मत पढ़िए, मैं आपको बताऊंगी तब पढ़िएगा। आ, हाँ, ये ना तीसरे स्लाइड का है, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये थर्ड स्लाइड, मतलब इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगी ना उसमें आएगा, तो ये अभी आप मत देखिए। ठीक है, हाँ, ये यहीं तक है, ये जो चीज है। ठीक, तो इसमें आपको क्या, मैंने आपको बताया कि किसने किसने समर्थन किया था इस चीज का, और लगभग 1870 तक इसे यही माना गया कि ये मन के विज्ञान का अध्ययन है। ठीक, लेकिन ब्रांच अभी किसी का था? ये फिलोसॉफी का ही ब्रांच था, यानी कि दर्शन शास्त्र का ही ब्रांच बना रहा। पर मन भी क्या है? अमूर्त वस्तु है। मन भी क्या है? अमूर्त वस्तु है, जिसे ना तो हम देख सकते हैं, ना तो सुन सकते हैं। आप किसी के मन के बारे में क्या खुद से देख सकते हैं या सुन सकते हैं, समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो अगेन इसमें भी वही चीज है कि वैज्ञानिक रूप से इसका अध्ययन संभव नहीं है। ठीक, धीरे धीरे क्या हुआ, इस आइडिया को भी खारिज कर दिया गया। और जो इसका तीसरा चरण आता है साइकोलॉजी का, वो ये होता है कि ये चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। ठीक, तीसरा जो विषय है इसका, तीसरा जो चरण था वो ये है, ये जो चरण है, ये आ गया कि साइंस ऑफ सबकॉन्शियसनेस है। हिंदी में भी लिख दूंगी, साइंस ऑफ किस चीज का है भाई? ये साइंस सबकॉन्शियसनेस, यानी चेतना, चेतना के विज्ञान, चेतना के विज्ञान का अध्ययन है।
ठीक, चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस चेतना के विज्ञान का अध्ययन है। मतलब क्या क्या चीज है, पहले आत्मा आई, फिर मन आया, फिर आपका चेतना, ठीक है। तो ये साइंस ऑफ सब कॉन्शियसनेस है। सबसे पहले 1879 में क्या किया गया, मैंने आपको बताया ना, 1870 तक यही माना गया था कि मन का अध्ययन है, धीरे धीरे उसे भी खारिज किया गया। और 1879 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, 1879 में विलियम बुंट ने 1879 में विलियम बुंट ने जर्मनी के जर्मनी के लिप्जिंग में, ठीक है, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की। ये एक हिस्टोरिकल बेंचमार्क था। यानी किसी भी चीज का जब आप अध्ययन करते हैं, देखिए क्या होता है, हम शुरू से ही रिसर्च करते आ रहे हैं, तब जाके हम आज इस स्थिति तक पहुंचे हैं। तो हर विषय में अलग अलग रिसर्चर्स पैदा हुए हैं जो उस चीज का अध्ययन करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब जाके उसे किसी चीज का दर्जा मिलता है। तो सबसे पहला अगर बोला जाएगा कि साइकोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि मनोविज्ञान की बात हो रही है। अभी हम शिक्षा मनोविज्ञान को एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं। तो मनोविज्ञान को क्या क्या माना गया, किस तरीके से उसका सफर शुरुआत से लेके बना रहा, हम वो पढ़ रहे हैं। तो मनोविज्ञान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना में सबसे इंपॉर्टेंट जो भी मैं बता रही हूँ आपको, वो क्या है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब बनाई गई, 1879 ईस्वी में। किसके द्वारा बनाई गई, विलियम वुंट के द्वारा, ठीक है, विलियम वुंट के द्वारा बनाई गई, विलियम वुंट के द्वारा, ठीक है। विलियम वुंट ने कहाँ बनाया था भाई, जर्मनी में। वो भी आपको याद रखना है, जगह को आपको नहीं भूलना है। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की सबसे पहले प्रयोगशाला स्थापित की। तब से मनोविज्ञान का संबंध दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे कम होने लग गया। जब इसकी मनोविज्ञान की अलग से प्रयोगशाला बनाई गई, एक्सपेरिमेंट के लिए लैब वगैरह बनाए उन्होंने बनाया, तब से क्या होने लग गया, पहले दर्शन शास्त्र का ही था, फिलोसॉफी का हिस्सा था, तो यहाँ से अब उसकी वैल्यू बढ़ने लग गई कि दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे कम हो जाएगा, और इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करना फिर शुरू कर दिए। तो उससे क्या है, इसको एक अलग एक स्वतंत्र दर्जा मिलने लगेगा। तो कब से इसकी शुरुआत हुई, 1879 में इसकी शुरुआत हुई। किसके द्वारा, विलियम वुंट ने किया था, विलियम वुंट ने बनाया। तब से इसे आत्मा तथा मन के स्थान पर, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तब इसे आत्मा तथा मन के स्थान पर चेतना के विज्ञान, ठीक है, जैसा मैंने अब लिखा है कि मनोविज्ञान को एक अलग विषय में स्थापित किया गया। अब धीरे धीरे मनोविज्ञान को अलग दर्शन शास्त्र से अलग करके एक अलग ही विषय के रूप में स्थापित किया जाने लगा। तब इसे आत्मा तथा मन के स्थान पर चेतना के विज्ञान अथवा चेतन व्यवहार का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित करना शुरू किया गया। यानी कि तब जाके आत्मा तो पहले हट गई, ठीक है, मन भी हट गई। अब क्या हुआ कि जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुए ना, तब चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, तो चेतना के विज्ञान या चेतन व्यवहार का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में हम इसे परिभाषित करना शुरू कर दिया हमने। अब क्या हुआ, 1879 में ये हो गया था, और 1890 में 1890 में विलियम जेम्स ने, अभी हमने किसका नाम पढ़ा, विलियम वुंट का। एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, और दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब बोला जाए कि किसने लैब स्थापित किया था, प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 में, तो विलियम वुंट आएगा। और अभी जिनके बारे में बताने जा रही हूँ वो है विलियम जेम्स, ठीक है, वो कौन है, विलियम जेम्स है। तो 1890 में 1890 में विलियम जेम्स ने सर्वप्रथम अपनी किताब लिखी जिसका नाम था मनोविज्ञान के सिद्धांत, ठीक है, मैं इसको अलग से और नीचे लिखूंगी, रिवाइज कराऊंगी। तो सर्वप्रथम अपनी किताब मनोविज्ञान के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, मनोविज्ञान के सिद्धांत, इंग्लिश में इसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो अपने उस किताब में इन्होंने मनोविज्ञान को किसका दर्जा दिया, चेतना की अवस्था, ठीक है, जो हमारा मनोविज्ञान है उसको चेतना की अवस्था के रूप में वर्णन किया कि चेतना की अवस्था, ठीक है, चेतना की अवस्था के रूप में इन्होंने मनोविज्ञान का वर्णन किया। और उसके पहले 1879 में तो हम पढ़ ही चुके कि विलियम वुंट ने प्रयोगशाला स्थापित की, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और विलियम जेम्स ने अपनी किताब मनोविज्ञान के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान को चेतना की अवस्था के रूप में वर्णन किया। तो धीरे धीरे ये सब जो इंसिडेंट हुए थे उसके वजह से क्या हुआ, एक अलग ब्रांच के रूप में ये एस्टैब्लिश होने लग गया, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए, इससे पहले दर्ज ये हो गया, वुड ने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन करने वाला विषय बताया, जो मैंने आपको अभी बताया है, विलियम वुंट ने, ठीक है, वुड लिखा है, विलियम वुंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेकिन अधिकांश अचेतन से प्रभावित होते हैं, इस आधार पर यह विचार भी अधिक मान्य नहीं हुआ। लेकिन अधिकांश, देखिए जो हमारा कॉन्शियसनेस है उससे नहीं
प्रभावित होकर हम अचेतन मन से प्रभावित होते हैं। इस आधार पर इस विचार को भी उतनी मान्यता नहीं मिली। जो देखिए ये है अचेतन मन से प्रभावित होते हैं। जो अधिकांश है वो अचेतन मतलब कॉन्शियसनेस जो हमारा चेतन है उसके बजाय हम अधिकतर अपने अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड से ज्यादा हम प्रभावित होते हैं। ये इस पर विचार जब हुआ तो इस जो चीज थी कि चेतना की का अध्ययन है उसे भी क्या हो गया मान्यता फिर नहीं मिली उतनी। ठीक है, तो एक थ्योरी दी गई थी सिगमंड फ्रॉड के द्वारा। ठीक है, सिगमंड फ्रॉड के द्वारा कि जो हमारा मन है वो जो मन है उसको हम तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। एक चेतन मन तीन तरीके से, एक चेतन मन जिसको हमने देखा कि इसे तीसरा जो चरण था उसमें क्या बोला गया, साइंस ऑफ माइंड यानी मन का अध्ययन चेतन। ठीक है, दूसरा अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस, और तीसरा है अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस, बिल्कुल ही अनकॉन्शियस अचेतन। चेतन कॉन्शियस हो जाएगा और उसका विपरीत हो गया अचेतन, और बीच का आता है सब कॉन्शियस अवचेतन। ठीक है, जो बीच का है ना ही तो चेतन ना ही अचेतन, बीच का जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवचेतन मन। तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का हो गया सब कॉन्शियस यानी हल्का हल्का जो हमारा अवचेतन। तो जो मन है माइंड है वो कितने तरीके से डिवाइड हुआ है, तीन। क्या क्या है, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस, और तीसरा अपोजिट हो गया कॉन्शियस का ही अनकॉन्शियस माइंड। तो वह इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं होती है वह अचेतन मन में एकत्रित हो जाते हैं। जिनकी जो इच्छाएं हमारी, हम बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं है ना, कई चीजें सोचते हैं, तो वह इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं होती है वह कहाँ जाके इकट्ठा होते हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, हम कई चीजें सोचते हैं, ऐसा करेंगे, ये बनूंगा, वो बनूंगा, बहुत सारी चीजें हम दिन रात सोचते हैं। तो जितनी इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति नहीं होती है वो कहाँ जाके इकट्ठा होती है, कहाँ एकत्रित होती है, अचेतन मन में एकत्रित होती है यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में। तो जो मनुष्य का व्यवहार है वो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है, अचेतन मन से। 90% जो हमारा हमारा व्यवहार है, हर मनुष्य का अपना अपना अनकॉन्शियस माइंड होगा। ठीक, तो उसका जो व्यवहार है वो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है, तीनों में से अनकॉन्शियस माइंड से, अचेतन मन से प्रभावित होता है। चेतन नहीं, कॉन्शियस नहीं, अवचेतन नहीं, किससे प्रभावित होता है, अनकॉन्शियस माइंड से प्रभावित होता है। तो फिर हम इसे चेतना का अध्ययन कैसे बोल सकते हैं, वही यही यही चीज बाद में आई कि चेतना के विज्ञान का अध्ययन हम कैसे बोल सकते हैं, जब हम हमारा 90% हम किससे जुड़े हुए हैं, अचेतन मन, वो प्रभावित करता है हमारी सोच को, हमारे व्यवहार को। तो हम इस चीज को कैसे बोल सकते हैं साइकोलॉजी को कि वो चेतना के विज्ञान के ऊपर है यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, कैसे मान सकते हैं इस चीज को। ये सोच के, ये कौन थ्योरी किन्होंने दिया था, सिगमंड फ्रॉड ने थ्योरी दिया था, इसीलिए इसे भी खारिज कर दिया गया। अब पहुंचते हैं हम चौथे चरण में, साइकोलॉजी के चौथे चरण में, जो कि लास्ट इसका है व्यवहार का अध्ययन। लास्ट में देखा गया कि इसीलिए ना तो वो आत्मा है, ना तो वो मन है, ना तो वो चेतना के विज्ञान के बारे में, जब क्या होना चाहिए, वो व्यवहार यानी बिहेवियर के बारे में। जो मनुष्य का बिहेवियर है, व्यवहार है, उसका अध्ययन वो साइंस है। ठीक है, तो व्यवहार के विज्ञान का अध्ययन है साइकोलॉजी यानी साइंस ऑफ बिहेवियर। कैसा विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का। ये चीज जो चौथा चरण था वो आया। तो आज मनोविज्ञान को मानसिक क्रिया, ठीक है, आज का जो मनोविज्ञान है हमारा उसको हम क्या मानते हैं, आज के मनोविज्ञान को मानसिक क्रिया एवं व्यवहार, मानसिक क्रिया एवं व्यवहार के अध्ययन करने का विषय माना गया है। कैसा विषय, जो आपके व्यवहार का अध्ययन करे। ठीक है, मानसिक क्रिया एवं व्यवहार के अध्ययन को यानी बिहेवियर, और इसे हम कैसा साइंस कहते हैं, बिहेवियरल साइंस भी कहते हैं। व्यवहार का अध्ययन आत्मा, मन और चेतना की तुलना में ज्यादा आसान है। इसे इतना एक्सेप्ट क्यों किया गया, इसे इतना माना क्यों गया, क्योंकि देखा गया कि अगर हम अध्ययन करते हैं आत्मा का तो वो भी हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। मन सबका अलग होता है, हम उसे भी ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ठीक है, चेतना क्या था, हमने देख लिया कि सब कॉन्शियस क्या है और कॉन्शियस माइंड क्या है। तो जब हम देखे, हमने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो यही सब पता चला कि इसके बारे में अध्ययन करना, व्यवहार, क्योंकि लोगों का व्यवहार अलग होता है लेकिन आप उसको देख सकते हो, है ना, आप उसे समझ सकते हो। तो व्यवहार का अध्ययन करना मन और आत्मा, मन और चेतना की तुलना में ज्यादा आसान है। ठीक है, और यही व्यवहारवादियों के द्वारा माना गया। ठीक, इसे किसने किसने माना था, किसने किसने इसे सपोर्ट किया था, तो पेवलॉक ने, वॉटसन ने और स्किनर ने। ठीक, आपको ये लेके चलना है साथ में कि कौन कौन थे ऐसे फिलोसोफर या कौन जिन्होंने इस चीज को माना है। तो व्यवहार का अध्ययन जब हम पढ़ते हैं तो उसे, जिसे हम साइंस ऑफ बिहेवियर कहते हैं, ठीक, उसे कौन कौन मानेगा वो आपको देखना है। प्रमुख नाम इसमें आएगा जेबी वॉटसन का। ठीक है, सबसे प्रमुख नाम जो आपको याद रखना है वो है जेबी वॉटसन।
वॉटसन का। उसके अलावा कौन कौन थे? पैवलॉव थे, वॉटसन तो हो गया, स्किनर थे, क्रो एंड क्रो थे। ठीक, ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। और तो 20th सेंचुरी से, ठीक है, 20वीं शताब्दी से यानी 20th सेंचुरी से लेके अब तक फिर इसे यही माना जाता है। ठीक, तो चलिए एक बार हम उस साइकिल को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आत्मा का ज्ञान, क्या माना, मनोविज्ञान का विकास क्रम कैसा था भाई, कैसा रहा, क्या क्या हमने पढ़ा कि सबसे पहले उसे क्या माना गया कि वो एक आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो ने इसे माना था। ठीक है, क्योंकि वो मोक्ष साधन का जरिया है। अरस्तु और प्लेटो आपको मेन याद रखना है इसमें। ठीक है, अरस्तु, सुकरात और प्लेटो, जिसमें से अरस्तु और प्लेटो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरे चरण में हम आते हैं जिसे क्या कहा गया कि नहीं, यह मन का विज्ञान है, जो किसके द्वारा दिया गया था? पैम्पोलॉजी रूसो के द्वारा दिया गया था। देखिए इसमें और भी नाम है, मैं आपको बता देती हूँ, ये इस स्लाइड में अब यहाँ नहीं लिखा हुआ है। मन के विज्ञान को कई लोगों ने सपोर्ट किया था। ठीक है, इसमें थे लिबनिज, ठीक है, इंग्लिश में LEIB, अगर आप लिख रहे हैं जो भी इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो LEIBNITZ। ठीक है, उसके अलावा हॉब्स, हॉब्स थे। ठीक है, लॉक थे, जॉन लॉक। कैंट थे। ठीक, ह्यूम, ह्यूम लिख दिया मैंने, नहीं ह्यूम। ठीक है, ह्यूम। ठीक है, और कौन थे? पंपोलॉजी रूसो। ठीक है, चलिए। और जो मेन थे मैंने आपको बताया था ना कि आपको याद रखना है जो के ये थे। ठीक है, इनको जर्मन फिलोसोफर थे एमेन्युअल कैंट। ठीक है, उनको याद रखना है क्योंकि उन्होंने ही बोला था मेन कि ये मन का विज्ञान है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चेतना का विज्ञान। अब चेतना का विज्ञान मैंने बताया था आपको, दोनों नाम याद रखना है, विलियम वुंट और विलियम जेम्स, लेकिन दोनों का काम अलग अलग था। लैब की अगर बात की जाएगी कि लैब किसने, प्रयोगशाला, ठीक है, जो पहला प्रयोगशाला था मनोविज्ञान से रिलेटेड वो किसने बनाया था? विलियम वुंट ने बनाया था 1879 में। और 1890 में विलियम जेम्स ने अपनी किताब में, मनोविज्ञान के सिद्धांत जो किताब है उसमें मनोविज्ञान को क्या कहा? चेतना की अवस्था के रूप में उसे वर्णन किया था। ये इसका तीसरा चरण था। चौथा चरण था कि व्यवहार का विज्ञान है। ये कैसा विज्ञान है भाई? व्यवहार का विज्ञान है। इसको किसने किसने, मेन प्रमुख नाम वॉटसन, उसके अलावा अभी हम आप यहाँ पे देखें है ना, पेवलॉव, पेवलॉव और स्किनर। ठीक है, उसके अलावा क्रो एंड क्रो और भी कई आएंगे इसमें नाम, तो वो सब आपको याद रखना है कि कौन कौन किसके समर्थक थे। ठीक है, तो अब यही आधुनिक मनोविज्ञान है। चलिए, विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, ये हमने पढ़ लिया अभी है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो मैंने आपको बताया कि हिंदी में जो लिखा था मनोविज्ञान के सिद्धांत। ठीक है, ये किसने लिखा? विलियम जेम्स ने लिखा था 1890 में, 1890 में विलियम जेम्स ने। उसके पहले क्या हो चुका था कि 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्सिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को स्थापित किया। ठीक है, और तब से इसे दर्शन शास्त्र से जो का संबंध कम करके इसे क्या, एक अलग ही दर्जा मिलने लग गया। ठीक, 1895 में, मतलब 90 आपने पढ़ लिया, अब 5 साल बाद 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना। और 1900 में सिगमंड फ्रॉयड ने, अभी हमने देखा ना कि उन्होंने मन के बारे में लिखा कि जो चेतना है, जो चेतना है उसे खारिज करके उन्होंने क्या बताया, मतलब कि वो, देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा था ये खारिज नहीं, मतलब उन्होंने मन को डिवाइड कर दिया कि जो हमारा मन है वो 3 उसमें है, और मनुष्य को अगर सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है? अचेतन मन से प्रभावित होता है, तो उन्होंने ये बताया। ठीक है, हाँ, चलिए, तो ये किसने बताया था? सिगमंड फ्राइड ने बताया था। अब विलियम मैकडुगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की थी। इसके बाद क्या होता है? विलियम मैकडुगल, मुझे देखने दीजिए मैंने कहीं लिखा है, हाँ, देखिए व्यवहार, उन्होंने क्यों बोला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी व्यवहार का समर्थन किया। ठीक, उन्होंने भी व्यवहार का समर्थन किया था कि ये जो आपका साइकोलॉजी वो क्या है? साइंस ऑफ बिहेवियर है, यानी व्यवहार का के विज्ञान से जुड़ा है, ना कि चेतना के। ठीक है, तो व्यवहार का उन्होंने समर्थन किया और इसीलिए उन्होंने क्या किया? चेतना शब्द की निंदा की। किसने? विलियम मैकडुगल। तो वो भी किसके समर्थक रहे थे? यहाँ पे आप उन्हें भी जोड़ लीजिएगा, मैकडुगल। ठीक है, तो विलियम मैकडुगल ने अपनी पुस्तक, और कौन सी किताब उन्होंने लिखी? आउटलाइन साइकोलॉजी में, उसमें उन्होंने चेतना शब्द की निंदा की। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है, जो उसका चौथा चरण था। ठीक, समझ में आ गया आपको? अब हम शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा क्या है?
ये देखिए, शिक्षा जो कि एक हिंदी शब्द है और उसका अंग्रेजी शब्द क्या होता है, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन भी क्या है, लैटिन वर्ड है। अगेन ये भी क्या है, एक लैटिन वर्ड है। एजुकेशन जो वर्ड है ये अंग्रेजी का, वो कहाँ से जन्म लिया है उसने, लैटिन शब्द से। एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तीनों चीजें हैं लैटिन में, एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसर। ठीक है, तीनों क्या है, लैटिन शब्द हैं और इसी से हमने क्या बनाया है, एजुकेशन, ये शब्द लिया है, या एडुकेशन, दोनों आप हम कहते हैं इसे। एडुकेयर यानी कि वही मतलब है शिक्षा देना, एडुसर मतलब कि आगे बढ़ना, और एडुकेटम यानी कि शिक्षण की क्रिया को, वो जो प्रोसेस चल रहा है, जो क्रिया हो रही है, उसे एडुकेटम कहते हैं। तो ये जो लैटिन शब्द है, एडुकेयर, एडुकेटम, एडुसर, तो इसी को लेके क्या बनाया गया, एडुकेशन, यानी कि ये जो शिक्षा है जिसे हम हिंदी में कहेंगे। ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई वो आपको समझ में आ गया है। तो शिक्षा वह है जो निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बालकों का विकास करती है। शिक्षा क्या है, देखिए निश्चित उद्देश्य, जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते आ रहे इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। आप एग्जाम्पल ही मान लीजिए, अगर आप कोई चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से आप सिलेबस डिस्कशन करते हैं, उसके हिसाब से आप बातें करते हैं, है ना। तो आपका जो लक्ष्य है, ये तो मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, हम हमारे फिक्स है कि हम इतने साल के होते हैं, 6 साल के होते हैं तो हम इस क्लास में आ जाने चाहिए, है ना। हम 18 के होंगे तो हम 12th पास आउट हो जाने चाहिए। तो ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि निश्चित उद्देश्य एवं जो लक्ष्य है इस इसमें फिर हमारा ग्रेजुएशन इस एज तक हो जाना चाहिए, है ना। तो ये सारा जो एक उद्देश्य हम लेके चलते हैं, लक्ष्य को ध्यान में रखकर बालकों का विकास करती है शिक्षा, है ना। शिक्षा क्या काम करती है, कोई भी एक फिक्स्ड उद्देश्य है, एम है, उसको ध्यान में रखती है कि इससे इसका बच्चे का ऐसा विकास होना चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। तो शिक्षा का हमेशा एक निश्चित उद्देश्य होगा एवं लक्ष्य होगा, उसको ध्यान में रखकर वो बालकों का विकास करती है। इस प्रकार जो एजुकेशन है वो सर्वमान्य अर्थ उसका क्या होता है कि बालक की जन्मजात शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करना, यानी कि जो उसमें जन्मजात शक्तियां थी या जो उसको गुण थे, क्योंकि हर बालक एक दूसरे से भिन्न है। एक ही माता पिता के ही अलग अलग जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। हम हमेशा एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल कूद में अच्छा होता है। हम खेल कूद वाले का कंपैरिजन किससे करते हैं, पढ़ाई वाले बच्चे से करते हैं। पढ़ाई वाले को सोचते हैं कि सिर्फ एक वही मेरिट में आ रहा है, वही टॉप का है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है ना। सब बालक, हर बालक, आप खुद देखिए ना, बच्चा, हर बच्चा, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न है। सबकी पर्सनैलिटी अलग है, सबका इंडिविजुअल डिफरेंस अलग है, सबकी कुछ अलग इच्छाएं होती है, कोई किसी चीज में स्ट्रांग होता है, कोई किसी चीज में स्ट्रांग होता है। तो उसकी जो जन्मजाति शक्ति है या उसके अंदर जो गुण है उसको विकसित करके, ठीक है, उसको डेवलप करना, क्योंकि वो चीज तो पहले से उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर और गुणों को विकसित करके उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, यही क्या है, एजुकेशन का अर्थ है। सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, तो यही होता है शिक्षा का अर्थ, ठीक है। और किस वर्ड से लेके बना है, तो एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसर, ठीक। ये तो हम कह सकते हैं कि अब एजुकेशन आप समझ के क्या है ना। तो शिक्षा क्या है, कहाँ से लिया गया, ये हो गया। फिर साइकोलॉजी क्या है वो हमने पढ़ लिया। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान क्या हो जाएगा, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी क्या हुआ। आपने एजुकेशन देख लिया, आपने साइकोलॉजी देख लिया, अब एजुकेशन साइकोलॉजी को अगर हम मिला ले तो मैंने बताया मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो जब हम व्यवहार का परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करें, ठीक है, व्यवहार के ही परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करें, ठीक है, व्यवहार का ही अध्ययन करें, तब क्या कहलाएगा वो, शिक्षा मनोविज्ञान। या मनोविज्ञान के इसके नियम है, इसके सिद्धांत है। तो मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग, इसके जो नियम है, इसके कई नियम होंगे क्योंकि ये भी साइंस है, एक है ना, बिहेवियरल साइंस है। तो ये क्या है, व्यवहार है, व्यवहारिक विज्ञान जो हम कहते हैं। तो मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग जब शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद देता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, बच्चों के व्यवहार, क्योंकि देखिए मनोविज्ञान किससे रिलेटेड हो गया, व्यवहार से, इतना आपको समझ में आ गया है। अब बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद करता है शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि हम उस मनोविज्ञान का जो नियम और सिद्धांत है उसका प्रयोग किसमें हम करेंगे, शिक्षा में करेंगे। अब उसका प्रयोग तो वो कहलाएगा शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार होता है, पर किसके फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। देखिए क्योंकि जो मनोविज्ञान है उसका केंद्र क्या है, मानव व्यवहार।
व्यवहार है, मनोविज्ञान का। पर अगर शिक्षा उसके साथ जुड़ जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में मानव व्यवहार, क्योंकि सभी का व्यवहार अलग होता है। तो मनोविज्ञान का केंद्र अगर बोला जाए तो मानव व्यवहार, और शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बोला जाए तो शिक्षा के फील्ड में है ना व्यवहार उनका, तो अधिगमकर्ता के ऊपर बात की जाती है, यहाँ पे लर्नर्स के ऊपर बात की जाती है। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या पढ़ते हैं आप? शिक्षा की समस्या का समाधान करने हेतु अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया गया है। यानी बच्चों को क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है शिक्षा में, ठीक है, उनको समाधान कैसे करना चाहिए, कौन कौन से अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रति मतलब हम क्या क्या चीजें फॉलो करें। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, बीएड किया होगा तो उसमें पढ़ा होगा, अगर आप शिक्षक वाले उसमें, और नहीं तो आप अभी हॉस्टल वार्डन दे रहे हैं, तो देखिए उसमें क्या है, बच्चों सब लर्निंग स्टाइल जो होता है ना अलग अलग होता है, जिसे हम टीचिंग मेथड कहते हैं कि पढ़ाने का तरीका सब बच्चों के लिए अलग अलग होना चाहिए। हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं पढ़ सकता, नहीं समझ सकता है। तो किस तरीके हम अपने आप को डेवलप करें कि हम बच्चों को उस चीज को अच्छे से डिलीवर कर पाए, वो क्या क्या समस्याएं बच्चों को आती है। पहले क्या होता था, जो गुरु थे, गुरु शिष्य का था कि गुरु उपदेश देते थे, पढ़ाते थे, बच्चे उसको समझे या ना समझे वो उसको कंठस्थ कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये मनोविज्ञान से पूरी तरीके से रिलेटेड हो गया है। हम ये समझ चुके हैं कि हर बच्चा अलग है, एक दूसरे से भिन्न है, उसको शिक्षा, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, तो उसको शिक्षा में क्या क्या समस्या आ रही है, उसका समाधान कैसे होना चाहिए, ये सब पूरा साइकोलॉजी से रिलेटेड हो चुका है अब। ठीक, इसीलिए किसका डेवलपमेंट किया गया? शिक्षा मनोविज्ञान का डेवलपमेंट किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक को शिक्षण कार्य में आ रही समस्या, जो हमने अभी पढ़ा कि शिक्षा में समस्या जो आ रही है उसका समाधान करने हेतु हम कौन कौन से पद्धति को फॉलो करें, वो सब इसके अंदर आता है। इसके अंतर्गत बालक को शिक्षण कार्य में आ रही समस्या का पता लगाकर उसके समाधान हेतु हम कार्य करते हैं। ठीक, चलिए, तो इसका जो नेचर है वो क्या है? बिहेवियरल साइंस। अगर मैं नेचर की बात करूं कि मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, इसका नेचर कैसा है? व्यवहार की अगर मैं बात करूं, व्यवहार विज्ञान है ये पहला। ठीक है, किस प्रकार का विज्ञान है अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो व्यवहार विज्ञान। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा विज्ञान है। एक ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था, तीसरा और चौथा था, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें देखिए, सॉरी, इनमें से सभी, तो उसका आंसर था इनमें से सभी, क्योंकि ये व्यवहार का विज्ञान है, जिसे इंग्लिश में मैं लिखूंगी बिहेवियरल साइंस। ठीक है, बिहेवियरल साइंस पहला। दूसरा है सामाजिक विज्ञान, यानी कि सोशल साइंस। क्या है ये? सोशल साइंस। अभी सोसाइटी के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे, है ना, हम सब सोसाइटी का ही हिस्सा है, समाज का ही हिस्सा है, बच्चे क्या है? समाज का हिस्सा है। तो सामाजिक विज्ञान के बारे में बात हो रही है। तीसरा है सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक विज्ञान यानी कि पॉजिटिव साइंस। तो किस प्रकार का विज्ञान है ये? तो बिहेवियरल साइंस भी है, व्यवहार विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, पॉजिटिव साइंस भी है, उसके अलावा अप्लाइड साइंस यानी कि अनुप्रयुक्त विज्ञान। अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस, अप्लाई किया हुआ है, अप्लाइड साइंस है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम हवे हवे में, पूरे लेबोरेटरी में हम हर चीज को क्या है, अप्लाई करके उसके नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो ये जो मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान, किस प्रकार का साइंस है, किस प्रकार का विज्ञान है? व्यवहार विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, सकारात्मक और अनुप्रयुक्त। और बेसिकली क्या है? ये बिहेवियरल साइंस है, यानी व्यवहार के बारे में जब हम शिक्षा के क्षेत्र में उसका व्यवहार का अध्ययन करें तो वो हो जाता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये आपको समझना जरूरी है कि शिक्षा विज्ञान सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अपितु शिक्षक के लिए भी जरूरी है, छात्र के लिए जरूरी है, अभिभावक के लिए जरूरी है, जिससे कि जिस बच्चे का पूरा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में वो सहायक हो, पूरा ऑल राइट डेवलपमेंट हो पाए उसका। ठीक, चलिए, तो अब आपको याद करना है कि शिक्षा की परिभाषा लास्ट में मैं आपको बता दूंगी। ये हाँ, आपको कैप्शंस पूछते हैं, सॉरी कोट्स पूछते हैं, नॉट कैप्शंस, आपको कोट्स पूछते हैं कि निम्न में से ये किसने कहा, ये शब्द किसके हैं, ऐसे करके ना कोट्स पूछते हैं। तो वो आपको याद रखना है। आपको लगेगा इतना सारा है, बट वो याद आ जाएगा, थोड़ा बहुत आप फोकस करेंगे ना तो आपको वो याद आ जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ से मैं आपको कुछ कोट्स बता दूंगी, उसके पहले मैं जो लिखा है उसे बता देती हूँ, ये परिभाषा बाद में। शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति, क्या उसका नेचर है भाई? तो अभी हमने पढ़ा कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान है, यानी बिहेवियरल साइंस है, व्यवहार के, क्योंकि मनोविज्ञान खुद में क्या है? बिहेवियर के बारे में वो बात करता है। तो ये कैसा विज्ञान हो गया? व्यवहारिक विज्ञान हो गया। यह एक शैक्षिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का, कि कैसे एरिया में? शैक्षिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मानव के व्यवहार का किस क्षेत्र में भाई? शैक्षिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। चार्ल्स ई स्किनर के अनुसार, अच्छा देखिए, एक बीएफ स्किनर आते हैं, स्किनर सरनेम्स के बहुत सारे इसमें है, ठीक है, तो चार्ल्स ई स्किनर आपको ध्यान रखना है। चार्ल्स ई स्किनर के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान
शैक्षिक स्थितियों में मानव के व्यवहार से संबंधित है। एकदम इजी है ना। शैक्षिक स्थितियों में किस प्रकार की स्थिति भाई? शैक्षिक स्थिति में मानव के व्यवहार से संबंधित है, चार्ल्स ई स्किनर ने कहा था। इस प्रकार शैक्षिक मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके दो प्रमुख संदर्भ, एक तो मानव व्यवहार और दूसरा शिक्षा है। बता दिया मैंने, है ना। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या हो गया भाई? मनोविज्ञान रिलेटेड है मानव व्यवहार से, और शिक्षा तो ये दो प्रमुख संदर्भ है, मानव व्यवहार और शिक्षा, किसके अंदर? एक व्यवहारिक विज्ञान है ये, है ना। यहाँ बिहेवियरल साइंस है जो मैंने आपको बताया किस किस प्रकार का विज्ञान है। शिक्षा की परिभाषा हिंदी में अगर हम दो इंडियन की अगर हम बात करें, भारतीयों के बारे में बात करें, तो विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य की, इसको मैं ना इंग्लिश में भी आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है, जब हम एमसीक्यू पढ़ेंगे तब, ठीक। तो मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता का विकास करना ही शिक्षा है, ये कहा था विवेकानंद जी ने। और महात्मा गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट एक कोट है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक व मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का पूर्ण विकास से है। ठीक है, शिक्षा से, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य किससे किससे है? बालक व मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के पूर्ण विकास से है। ठीक, तो ये महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट कोट था। क्या क्या कार्य होता है मनोविज्ञान का? जैसे मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान सिर्फ एक बालक के लिए ही नहीं, अपितु शिक्षक के लिए भी जरूरी है, अभिभावक के लिए जरूरी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्या कार्य हैं? इसके अंतर्गत हम विद्यार्थियों को जानते हैं। आप अगर हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप वहां जो विद्यार्थी रह रहे हैं उनको जानना, उनके व्यवहार का अध्ययन करना, उनमें क्या क्या योग्यताएं हैं उनको अध्ययन करना, ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपको समझना है, इसीलिए आप इसको सिलेबस में इंक्लूड किया गया। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है? विद्यार्थी को जानना, बालकों के विशेष योग्यताओं का अध्ययन करना। हर बालक एक दूसरे से भिन्न है, सभी बालक में कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी होती है, ठीक है, जो अलग से उनके में, सभी में अलग अलग है, कोई खेल कूद में, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में, कोई डांस में है, कोई किसी चीज में है। तो उनकी जो विशेष योग्यता है उसका अध्ययन करना। बालक पर वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभावों का अध्ययन, कि उस पे जो हेरिडिटी है उसका, या जो जीन्स है मतलब, है ना, उसका, या वातावरण के कैसा प्रभाव पड़ रहा है, आसपास का सराउंडिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पे, उसका अध्ययन करना। बालक के विकास की अवस्था को, ठीक है, उसका जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट जो उसके में हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है उसका अध्ययन करना। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक यानी कैरेक्टर से उसका सामाजिक हो गया, ठीक है, इमोशनल है, फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इन सारे विकास का, ठीक है, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक इत्यादि विकास का अध्ययन करना, हर तरीके के उसके विकास का अध्ययन करना, वो सब किसके अंदर आता है? शिक्षा मनोविज्ञान में, कि सब का अध्ययन किया जाता है। बालकों के व्यक्तित्व विभिन्नता का अध्ययन करना, क्योंकि हर बालक अपने में अलग है एक दूसरे से, जैसा मैंने बताया, तो सभी का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसका अध्ययन करना। सीखने की क्रियाओं का अध्ययन करना। शिक्षा में आने वाली समस्या को पता लगाना कि क्या समस्या उसे आ रही है, तो इसीलिए राज्य को इसके प्रसार एवं उन्नति में पूर्ण सहायता देनी चाहिए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना। ठीक, समझ में आया आप सभी को इतना? तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक हो, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है आज के समय पर। मनोविज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोएकल को जाता है। मतलब ये जो पर्टिकुलर वर्ड है मनोविज्ञान, यानी जो साइकोलॉजी वर्ड है जो है ना मनोविज्ञान शब्द है, उस शब्द का प्रयोग किसने किया था अगर बोला जाए तो? रुडोल्फ गोएकल ने किया था। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया, और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। देखिए विलियम जेम्स ने ही क्या किया था, मैंने आपको बताया ना, विलियम जेम्स और एक विलियम वुंट होगा, तो विलियम वुंट ने क्या किया था? प्रयोगशाला। विलियम जेम्स ने क्या किया था? अपने बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत, उसमें उसे चेतना की अवस्था के रूप में वर्णन किया। और अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में मनोविज्ञान, अमेरिका ने बहुत सारे फिलोसोफर्स को जन्म दिया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों। तो अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन है? साइकोलॉजी के जनक कौन है? विलियम जेम्स है अमेरिका में। ठीक, इन्होंने ही दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से हुई? 1900 ईस्वी में मानी जाती है। ठीक, मनोविज्ञान की शिक्षा, पहले तो शिक्षा थी ही ये, मतलब सॉरी, पहले तो मनोविज्ञान क्या था? एक फिलोसॉफी का ब्रांच था, फिर उसने अपनी मनोविज्ञान एक ब्रांच बनाया खुद को कि मैं एक अलग हूँ, साइकोलॉजी हूँ बोल के। अब मनोविज्ञान में अलग अलग है। मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? जो मन का विज्ञान है वो सिर्फ सारे लिविंग थिंग, जिसमें कि प्राणी मतलब जीव जंतु भी आ जाएंगे, इंसान तो है ही, तो सभी मनोविज्ञान। अब जब हम एक शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में उसकी शाखा शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को पढ़ना, वो कब हुई? उसकी उत्पत्ति 1900 में हुई थी। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो चलिए अब कोर्स पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं।
ये जो हमने पढ़ा है कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रही हूँ आपको, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, इसके बारे में ये एमसीक्यू में आपको करवाऊंगी, मैं क्वेश्चन दूंगी क्योंकि ये पूछा जा चुका है। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, अभी मैंने आपको बताया सबसे पहली प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने बनाई थी, विलियम वुंट ने बनाई थी, ठीक है, वुंट ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1879। और कहाँ बनाई थी वो आपको याद रखना है, जर्मनी में। तो इनका तो आपने पढ़ लिया। सेकंड भी याद रखना है, थर्ड भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड 1890 में बनाया गया था, किसके द्वारा? जेम्स के द्वारा। अभी हमने पढ़ा था ना, उन्होंने किताब लिखी थी, है ना एक? तो उन्होंने जब किताब लिखी तो सेकंड लेबोरेटरी भी बनाई उन्होंने 1890 में, ठीक है। और थर्ड जो था वो आपके इंडियन। नेक्स्ट है आपका विलियम जेम्स ने बनाया था मैसाचुसेट्स में, ठीक है। और तीसरा 1910 में सेन गुप्त ने बनाया था, सेन गुप्त, कलकत्ता। कहाँ पे किया था स्टैब्लिश? कलकत्ता में किया था, ठीक है, सेन गुप्त ने 1910 में। अगर बोला जाए उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो फिर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, यानी कि आज का प्रयागराज, है ना। तो यूपी पे अगर कहाँ पे है पूछा जाए तो इलाहाबाद में है। और तीसरे नंबर पे कब था? तो कलकत्ता में बनाया गया, ठीक। चलिए, और क्या बताना है आपको? मनोविज्ञान के शाखा के रूप में मैंने आपको ये बता दिया ना कि 1900, अभी बताया था, हाँ, ठीक है। मनोविज्ञान के शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई भाई? 1900 ईस्वी में हुई थी। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना स्पष्ट रूप धारण 1920 में किया था, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान ने उसके रूप में एक शाखा, ये एक मनोविज्ञान की शाखा है, ये 1900 में उत्पत्ति हुई। लेकिन अपना असली जो स्पष्ट रूप धारण कब उसने किया? 1920 में किया था, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा कोट्स है, हम उसे देख लेते हैं, जो कुछ कोट्स है अब हम उसे देख लेते हैं। कहाँ से है कोट्स? वही है, चलिए ठीक है, ये यहाँ से ना, हाँ, ठीक है। एक मैं एक्स्ट्रा लिख दे रही हूँ, बी एफ स्किनर ने, बी एफ स्किनर ने ही दिया था कि शिक्षा, उन्होंने बोला था कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ, शिक्षा मनोविज्ञान, एक सेकेंड, हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से होता है। देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। अरस्तु, शिक्षा किसने दिया था? स्किनर ने। तो ये याद रखिएगा कि बीएफ स्किनर ने क्या कहा था भाई, कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ कहाँ से होता है? अरस्तु से होता है, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या रखना है? वॉटसन, वॉटसन का एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने एमसीक्यू में लिखवाऊंगी आपको। चलिए, इसमें लिखा है कि नहीं, दिख नहीं रहा है। देखिए, वॉटसन ने कहा था, बहुत ही प्रमुख उन्होंने थे, वो भी थे मनोवैज्ञानिक, कि तुम मुझे बच्चा दो और बताओ कि मैं उसे क्या बनाऊं। मतलब मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ, इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ तक कि भिखारी बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ। तो उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था, किसने? वॉटसन ने दिया था, ठीक। बीएफ स्किनर ने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने ये चीज बोली थी। बीएफ स्किनर, ये हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से है शुरू हमारा। रूसो के अनुसार ही, वो मैं आपको बता दूं, गांधी जी और वो वाला है ना, विवेकानंद जी का। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। तो रूसो ने क्या कहा कि बालक किसके समान है? एक पुस्तक के समान है, यानी एक किताब के समान है बालक, और उसका अध्ययन, ठीक है, और उस पुस्तक का अध्ययन हर प्राध्यापक को करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा कोट है जो किन्होंने बोला? रूसो जी ने दिया था, ठीक है। तो रूसो ने क्या कहा था? आप उसको मैं ना बाद में ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप याद रख सकते हैं, लेकिन अभी मैं वो ट्रिक वाली लाइन में नहीं जाना चाहती हूँ। अभी जो एक जनरल आपको पढ़ाना है ना, मैं वो पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। कोई शॉर्टकट या कोई नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ ऑलरेडी, ठीक। तो चलिए, रूसो ने क्या कहा कि बालक एक पुस्तक के समान है और अध्ययन सभी को, उसका अध्ययन प्रत्येक प्राध्यापक को करना चाहिए, ठीक। रूसो,
क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। क्या कहा क्रो एंड क्रो ने कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, जन्म से वृद्धावस्था, कहां से, जन्म से वृद्धावस्था, मतलब देखिए शुरुआत से लेके अंत तक। तो इसको भले आप याद कर सकते हैं कि क्रो एंड क्रो मतलब दो बार क्रो और क्रो दो बार लिखा है, तो हमारा हमारा दो ही तो एक है ना, एक इंसिडेंट, एक जन्म और लास्ट एक मृत्यु। तो जन्म से वृद्धावस्था यानी हमने जन्म ले लिया और दूसरा वृद्ध हो गया, मतलब मरने से पहले तक, मरने के बाद तो वैसे लर्निंग नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप जन्म लेते हैं आपकी लर्निंग वहां से शुरू हो गई है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने का जो उसका अनुभव है उसका वर्णन और व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो ने कहा था जन्म से वृद्धावस्था आ जाएगा तो आपको क्रो एंड क्रो लिखना है। वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक टेबल मैंने आपको बताया कि 4 चरण आता है कि सबसे पहले आत्मा, फिर क्या आया कि मन, फिर चेतना, और फिर वर्तमान में हम व्यवहार के बारे में बात करते हैं। तो उस चीज को बहुत ही खूबसूरत शब्द के साथ वुडवर्थ ने बोला था कि वुडवर्थ ने क्या कहा था, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, क्योंकि वो पहले क्या थी, आत्मा, सोल, हमने उसे बोला था, ठीक है। उसके बाद उसने फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, पहले उसने आत्मा का त्याग किया, फिर क्या हम उसे माइंड बोले थे ना, उसके बाद हम क्या बोलते हैं उसको, कॉन्शियसनेस, है ना। तो देखिए मनोविज्ञान ने उसी चरण को उन्होंने बहुत अच्छे वर्ड्स में बोला है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, है ना, जो चेतना बढ़ाया, और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। किसको, व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। तो इन चारों चरण की अगर बात की जाए कि किसने बोला था इतने खूबसूरत शब्दों में चरण के बारे में सब, तो वुडवर्थ ने किया था। वुडवर्थ ने उसका वर्थ रखा था, वर्थ मतलब कीमत, है ना। तो वुडवर्थ ने बहुत अच्छे तरीके से बोला था कि पहले आत्मा, फिर मस्तिष्क, मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज में मनोविज्ञान व्यवहार के रूप में, ठीक है। मैकडुगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। सिंपल कहा उन्होंने कि व्यवहार व आचरण बोल दिया मैकडुगल ने, लास्ट वाला। मैकडुगल याद है उन्होंने चेतना का क्या किया था, क्या बताया था मैंने, क्यों अगेंस्ट में बोला था, ठीक है। तो व्यवहार व आचरण का विज्ञान है ये बोला। स्किनर ने क्या बोला, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार तो ठीक है सभी ने बोला, ये भी स्किनर और ये दोनों व्यवहार के समर्थक थे, और अनुभव बोला, आचरण बोलेगा, ठीक है। तो मैकडुगल और स्किनर अनुभव, उन्होंने व्यवहार के साथ अनुभव बोला। उसके अलावा बीएफ स्किनर ने यह भी कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे हुआ था, अरस्तु से होता है। वॉटसन ने क्या कहा था, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विकार है। इतने टाइप के विज्ञान किसने बताया था, वॉटसन ने। अनेक प्रकार के क्या क्या, शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। क्रो एंड क्रो एक और चीज बोले उन्होंने कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। दो चीजें बोली, एक तो जन्म से लेके वो वृद्धावस्था वाला, और दूसरा मानव व्यवहार और मानव के संबंधों का अध्ययन है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की, यहाँ पे कुछ ना गलत लिखा हुआ है, वैज्ञानिक खोज है। तो ये सारे कुछ कोट्स थे जो आपको याद रखना है, ये तो रिपीट है, ठीक है। और भी कुछ कोट्स आएंगे जो मैं आपके एमसीक्यू में आपको कराऊंगी। अभी जो हमने पढ़ा, उम्मीद है कि आपको वो लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इससे रिलेटेड आती है वो सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था शिक्षा एवं मनोविज्ञान, फीडबैक दीजिएगा जरूर। अगर आपको कुछ और इसमें इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वो फीडबैक दीजिएगा, या अगर आपको और कुछ चाहिए सुधार इसमें तो आप वो भी बता सकते हैं मुझे। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, इसी के ऊपर हम एमसीक्यू उसमें सॉल्व करेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें, कोड्स हैं जो इसमें नहीं थी वो उसमें कवर हो जाएगी। तो पूरा एक टॉपिक आपका 2 वीडियोस में कवर ये हो जाएगा, ये वाला टॉपिक, है ना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।